हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो होने वाली है तुम लोगों की लास्ट वीडियो, स्टडी टू नंबर 12 डिसीजन मेकिंग हमको करना है इस वीडियो के अंदर। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग को और देखते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर हमको क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम पूरा, डिसीजन मेकिंग होता क्या है। तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर हम लोगों को डिसीजन मेकिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। पहले मेरे को ये बताओ भैया, डिसीजन मेकिंग मतलब होता है कोई बड़ा डिसीजन लेना, कुछ चीज को डिसाइड करना। यस, तो दैट डिसीजन मेकिंग जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वी हैव वेरियस ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, और वेरियस ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है तो वी हैव टू चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, ताकि हम लोग को कम से कम कॉस्ट में ज्यादा एडवांटेज हो सके। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग की जरूरत ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पड़ती है। तो दिस इज द नीड फॉर डिसीजन मेकिंग, बिकॉज वी हैव ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, वी हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू टेक डिसीजन एट पॉइंट or other as a part of managerial process. Decisions are made in the best interest for the organization. For that matter, decisions made organization are lighten the way forward. Being strategic or any business activity process of the making decision is complex, involve professional at different level. तो बोल रहे decision making process complex level पर होता है, complex होता है और इसमें professionals involve होते हैं। While small organization involve all level of manager, complex organization largely depend on the team of professionals specially trained to make all sorts of decision. तो बोला स्मॉल लेवल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, जो मालिक है वही डिसीजन मेकिंग कर लेगा, पर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अंडरटेक करने के लिए। ठीक है, डिसीजन आर टेकन टू सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। द होल फैब्रिक ऑफ मैनेजमेंट दैट इज डे टू डे ऑपरेशन इज रिजिडली बिल्ड ऑन मैनेजरियल डिसीजन। तो बोला मैनेजरियल डिसीजन के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ डिपेंडेंट है, तो बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग की सही होना, क्योंकि उस पर कंप्लीटली डिपेंडेंट है पूरा ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशंस। ठीक है, मैनेजर को लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करना पड़ता है, स्ट्रेटजी पॉलिसी और प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है ताकि ये ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो सके। ठीक है, और सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड हाईलाइट कर देता हूं। बोल रहा है ऑल द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग एंड दिस इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मतलब हर लेवल में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हमको करना पड़ता है, चाहे ऑपरेशनल लेवल हो चाहे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल हो। ऑपरेशनल लेवल मतलब छोटे मोटे रूटीन डिसीजन, ऑर्गेनाइजेशन लेवल मतलब बड़े पॉलिसी मेकिंग, बड़े बड़े डिसीजन। हर लेवल पे हम लोगों को डिसीजन मेकिंग अंडरटेक करना पड़ता है। डेफिनेशंस ऑफ डिसीजन मेकिंग तुम लोग रीड कर लेना, हर जगह वही लिखा हुआ है कि हमारे पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव रहते हैं और हमको बेस्ट सिलेक्ट करना रहता है, उसी को हम डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। सारे ऑथर वही बोले घुमा फिरा के, तो तुम रीड कर लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या है? मेकिंग अ रैशनल चॉइस और सिलेक्टिंग वन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, नेसेसरी ओनली व्हेन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव, सिर्फ सब जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है तभी डिसीजन मेकिंग पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। जब ऑल्टरनेटिव ही नहीं है तो डिसीजन मेकिंग का है कहां। ठीक है, पर्पसफुल एक्टिविटी है, इन्वॉल्व कमिटमेंट ऑफ रिसोर्स एंड रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पूरा रिसोर्सेज का कितना इन्वॉल्वमेंट होगा, रिसोर्सेज का कमिटमेंट क्या होगा और ऑर्गेनाइजेशन का इस डिसीजन से क्या इंपैक्ट होगा, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है डिसीजन मेकिंग करते टाइम ध्यान रखना। ठीक है, ऑलवेज रिलेटेड टू सिचुएशन और एनवायरमेंट, एक सिचुएशन एक एनवायरमेंट के बेसिस पे ही डिसीजन मेकिंग होता है। मतलब ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हुई जहां हमको डिसीजन मेकिंग करना पड़ रहा है, ऐसा कोई एनवायरमेंट बन गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि अब डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा, तो डिसीजन मेकिंग तभी अराइज होता है। ऐसे ही कभी हवा चलते ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल चल रहा है, कोई भी डिसीजन मेकिंग करने नहीं बैठ जाता है। जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो काहे का डिसीजन मेकिंग, जब कुछ एबनॉर्मल चल रहा है या कोई सिचुएशन अराइज हुई है तभी तो डिसीजन मेकिंग होगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डिसीजन कैसे कैसे होते हैं, तो देखो पहला होता है रूटीन और स्ट्रेटेजिक डिसीजन। रूटीन डिसीजन उस टाइप का डिसीजन होता है जो डे टू डे वर्क के बेसिस पे, जो डे टू डे वर्क से रिलेटेड डिसीजंस मेकिंग होते हैं, वो सब लाइक प्रोसीजर वगैरह, ये सब क्या होता है रूटीन डिसीजन। स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटेजी वगैरह इंप्लीमेंट की जाती है, जो टारगेट्स वगैरह सेट किए जाते हैं, वो काहे के डिसीजन मेकिंग होते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं। ठीक है, रिपीटेटिव इन नेचर, फॉलोइंग सर्टेन रूल्स प्रोसीजर्स एंड पॉलिसी। ठीक है, उनको न्यू डेटा की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और विदाउट मच डेलिब्रेशन ले लिए जाते हैं, तो ये कौन से डिसीजन, रूटीन डिसीजन होते हैं। ठीक है, जनरली मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोग ये वाला डिसीजन लेते हैं, रूटीन डिसीजन, मिडिल और लोअर लेवल। ठीक है, स्ट्रेटेजिक और बेसिक डिसीजन ऑन द अदर हैंड आर मोर इंपॉर्टेंट एंड टेकन जनरली बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, ये रिलेटेड होता है पॉलिसी मैटर से, तो फैक्ट और फाइंडिंग एनालिसिस ऑफ द पॉसिबल अल्टरनेटिव्स की यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, पॉलिसी मैटर से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हमको फैक्ट्स, फिगर्स, एनालिसिस, डेटा, नए डेटा की जरूरत है फ्यूचर फोरकास्टिंग करके डिसीजन मेकिंग लेने के लिए। ठीक है, हाँ ठीक है, नेक्स्ट है प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस।
तो प्रोग्राम डिसीजन जनरली रूटीन जो ऊपर जो रूटीन पढ़ के आए वो प्रोग्राम होते हैं, और नॉन प्रोग्राम जो ऊपर डिसीजन जो स्ट्रैटेजिक पढ़ के आए वो होते हैं। पर स्ट्रैटेजिक में जनरली पॉलिसी फॉर्मेशन से रिलेटेड होता है, पर नॉन प्रोग्राम जनरली प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है। जैसे रूटीन प्रॉब्लम से रिलेटेड हुआ तो प्रोग्राम्ड होगा, पर नॉन नॉन रूटीन हुआ, ठीक है, तो वो नॉन प्रोग्राम्ड होगा। जैसे कि मान लो तुम्हारी बुक में एग्जांपल दिया होगा, the program decisions are of a routine and repetitive nature and dealt with according to the specific procedure, but non-program arise because of unstructured problems. There is no standard process for handling such problems. तो बोल रहा है ऐसी प्रॉब्लम जिसके लिए कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस पहले से सेट नहीं हुआ था वो नॉन प्रोग्राम्ड है, और प्रोग्राम कौन से जिसके लिए हमने पहले से स्टैंडर्ड प्रोसेस बना के रखा था उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो या डिसीजन मेकिंग जो है, जो भी कुछ प्रॉब्लम अराइज होगी तो हमने जो पहले से सेट करके रखा था वो कौन सा है, प्रोग्राम्ड है। पर नॉन प्रोग्राम कौन का है, जिससे हमने पहले से सेटअप करके नहीं रखा था। एग्जांपल, एक दो एम्प्लॉय एब्सेंट मार रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रोग्राम्ड के अंदर आएगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम जो है वो खुद लोअर लेवल मैनेजर सॉर्ट आउट कर सकता है, उन लोगों को सस्पेंड कर सकता है, उन लोगों की सैलरी काट सकता है। पर एक साथ 1-2 लाख एम्प्लॉइज एब्सेंट मारना चालू कर दिए तो इस जो प्रॉब्लम है उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाना पड़ेगा, तो दैट इज नॉन प्रोग्राम्ड। ऐसी प्रॉब्लम हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी पर अराइज हो गई। प्रोग्राम्ड में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ एम्प्लॉइज एब्सेंट मारेंगे, और इसलिए हम लोग पहले से प्रोसीजर बना के रखते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पर नॉन प्रोग्राम में ऐसा कुछ एक्सपेक्ट हम नहीं करते कि इतना बड़ा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है वही, एक एम्प्लॉय बिना किसी इंटीमेशन के छुट्टी मारना चालू कर दिया तो उसको सस्पेंशन या चार्जशीट देंगे। बट अगर लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉय छुट्टी मारना चालू कर दिए तो ये रूटीन मैटर नहीं है, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम हो गई और इसको हम लोगों को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास लेके जाना पड़ेगा। पॉलिसी और ऑपरेशनल डिसीजन, तो पॉलिसी डिसीजन वही होता है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी वगैरह से रिलेटेड लिया जाता है, लेकिन ऑपरेशनल डिसीजन वो होता है जो लोअर लेवल पे रूटीन लेवल पे लिया जाता है। तो भैया सारा तो घुमा फिरा के रूटीन ही बोल रहे हो आप, तो क्या करें, बस ये डिसीजन के टाइप्स है, बताना तो पड़ेगा ऐसे ही। तो पॉलिसी डिसीजन ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस टेकन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट इफेक्ट एंटायर एंटरप्राइज। ऑपरेटिंग डिसीजन टेकन बाय लोअर लेवल मैनेजमेंट put into action of policy decision. For example, a bonus issue of policy matter which is decided by the top level, but the calculation of bonus in operational decision which is taken by lower level. तो बोल रहा है बोनस जो इशू करने वाले हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करेगी क्योंकि क्रूशियल डिसीजन है, लेकिन जो बोनस का कैलकुलेशन होगा वो ऑपरेशनल टास्क है, ऑपरेशनल लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले इसको करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल डिसीजन। तो देखो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन वैसा डिसीजन है जो कि मैनेजर अपनी जो उसको अथॉरिटी मिली है उस बेसिस पे लेता है, ठीक है, वो इस टाइप के डिसीजन को डेलीगेट कर सकता है। बट पर्सनल डिसीजन वो होते हैं जो कि बहुत क्रूशियल होते हैं और मैनेजर को अपने इंडिविजुअल लेवल पे लेना पड़ता है और इसको वो डेलीगेट नहीं कर सकता, ठीक है। इसको ये कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को कर सकता है, पर्सनल को डेलीगेट नहीं कर सकता, ठीक है। इंडिविजुअल और ग्रुप डिसीजन, इंडिविजुअल डिसीजन वो होता है जो मैनेजमेंट खुद अकेले लेती है, ठीक है, मैनेजर खुद अकेले बैठ के लेता है, इंडिविजुअल डिसीजन है, ठीक है, जो कि टेकन इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इन दोस ऑर्गेनाइजेशन हुज ऑटोक्रेटिक। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो ऑटोक्रेटिक फॉलो कर रहा है या जो छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर जनरली इस टाइप के डिसीजन इंडिविजुअल डिसीजन लिए जाते हैं। जबकि ग्रुप और कलेक्टिव डिसीजन वो डिसीजन होता है जो सारे ग्रुप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कमिटीज को इन्वॉल्व करके जो डिसीजन मेकिंग की जाती है उसको ग्रुप डिसीजन बोला जाता है। तो जनरली नाम में ही आंसर है यार, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जो नाम है वही आंसर है। रूटीन मतलब रूटीन, स्ट्रैटेजिक मतलब स्ट्रैटेजिक, प्रोग्राम्ड मतलब जो रूटीन से रिलेटेड, नॉन प्रोग्राम जो रूटीन से रिलेटेड ना हो, ठीक है, बहुत कम ऐसा होने के चांसेस हो। पॉलिसी जो पॉलिसी फॉर्मेशन पूरे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो। ऑपरेशनल जो लोअर लेवल पे ऑपरेटिंग वाले कर ले, ठीक है, लोअर लेवल वाले। ऑर्गेनाइजेशनल जिसमें पूरा क्या बोलते हैं ऐसा डिसीजन जो मैनेजर अपनी अथॉरिटी के बेसिस पे लेता है जिसको डेलीगेट कर सकता है, लेकिन पर्सनल जिसको डेलीगेट नहीं कर सकता। इंडिविजुअल जो अकेले लेगा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में और ऑटोक्रेटिक में। ग्रुप जिसमें सबको इन्वॉल्व करेगा, सिंपल, ठीक है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले प्रॉब्लम का पता लगाओ, प्रॉब्लम की डेंसिटी पता लगाओ, प्रॉब्लम कितनी है, कितना रिस्पॉन्सिव रेट है। छोटी प्रॉब्लम है तो ऑपरेशनल वाले देख लेंगे, बड़ी प्रॉब्लम है तो बीओडी के पास लेके जाना पड़ेगा, सीईओ के पास लेके जाना पड़ेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास लेके जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम की इंटेंसिटी कितनी है, कितना इफेक्ट हो सकता है, किस सेक्शन में इफेक्ट हो सकता है, तो ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करो, प्रॉब्लम को डायग्नोस करो, पहला प्रॉब्लम। दूसरा, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या ऑल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल है उसको लिस्ट आउट करो, वेदर इट इज एक्सटर्नल, जितने भी टाइप के ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं उसको लिस्ट आउट करो, ठीक है। रीजनेबल ऑल्टरनेटिव्स को लिस्ट आउट करो, ठीक है। रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव, बस सिर्फ वायबल मतलब रिलायबल और रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव्स को ही आप नोट डाउन करना क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। रिसर्च और क्रिएटिव इमेजिनेशन आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर द बेस्ट ऑल्टरनेटिव आर कंसीडर्ड बिफोर अ कोर्स ऑफ एक्शन इज सिलेक्टेड, ठीक है। तो रिसर्च और क्रिएटिव इमेजिनेशन लगेगा बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करने के लिए। फाइनली सारे ऑल्टरनेटिव जो तुमने लिस्ट आउट कर लिया उसको इवैल्यूएट करो कि कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट सूट कर रहा है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या उस पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग में कौन सा बेस्ट सूट कर रहा है, कौन सा, उसको हम लोगों को चेक करना पड़ेगा।
डिसीजन मेकिंग इवैल्यूएटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। यहां पर सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ द ऑल्टरनेटिव को हम लोग लिस्ट आउट करते हैं, ठीक है। प्रोस एंड कॉन्स को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सके कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, ठीक है। और फाइनली हम लोगों को जो भी सिलेक्शन करना है ऑल्टरनेटिव का, ठीक है, उसके कुछ क्राइटेरिया हम चेक करते हैं, जैसे कि रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, इकोनॉमी ऑफ एफर्ट्स, एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, रिजल्ट एक्सपेक्टेड, टाइम कांस्टेंट, अकम्प्लिशमेंट ऑफ कॉमन गोल एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमारे पास रिसोर्सेज है कि नहीं, हमारे पास उतने एफर्ट्स है कि नहीं, ठीक है, हमारा रिस्क कितना इन्वॉल्व है उस ऑल्टरनेटिव को यूज करने में, ठीक है, रिजल्ट क्या आ सकता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट कितना टाइम लगेगा, टाइम कांस्टेंट क्या है, अकम्प्लिशमेंट ऑफ कॉमन गोल अकम्प्लिश होगा कि नहीं, और इंप्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, वो सारी चीजें हमको कंसिडर करनी पड़ती है, ठीक है। फिर फाइनली हम लोग ये सारी चीजें कंसीडर करने के बाद बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे, जो कि सारी क्राइटेरिया को वो करेगा, जैसे कि रिस्क, इकोनॉमीज ऑफ एफर्ट, टाइमिंग, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, वन ऑल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड, ये सारी चीजों को हम चेक कर लेंगे कि ये सारी चीजें फुलफिल हो रही कि नहीं, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने के पहले हम चेक कर लेंगे। और फाइनली जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव हम सिलेक्ट करेंगे उसका इंप्लीमेंट करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन में फिर फॉलो अप करवाएंगे। मतलब फॉलो अप करना मतलब चेक करना कि जो हमने ऑल्टरनेटिव सूट किया है वो एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा प्रूव हो रहा है कि नहीं, कंट्रोलिंग प्रोसीजर करना। फॉलो अप मतलब होता है कंट्रोलिंग करना, ठीक है, इस स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ परफॉर्म करना, तो दैट इज कंट्रोलिंग, ठीक है। फिर आते हैं टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या है, ठीक है। ऊपर हमने टाइप्स ऑफ डिसीजन पढ़े थे, अब टेक्निक्स क्या क्या है। तो पहला है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो देखो, इट इज द टेक्निक फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन अंडर गिवन रिसोर्सेज एंड कांस्टेंट। तो बोल रहा है गिवन जो टेक्निक है वो क्या करती है, ऑप्टिमाइजेशन करने में, जितने भी रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है या जितने भी मेरे पास कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब बाधा, दीवार, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, तो जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती है और जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके साथ बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन क्रिएट करना। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू आइदर मैक्सिमाइजेशन ऑफ सम यूटिलिटी और मिनिमाइजेशन ऑफ सम डिसयूटिलिटी। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि या तो कोई यूटिलिटी है उसको मैं मैक्सिमाइज कर लूं, या कोई डिसयूटिलिटी मेरे को दिख रही है तो उसको मैं कम कर दूं, कोई कांस्टेंट दिख रहा है उसको मैं कम कर दूं, ठीक है। द टेक्निक इज यूजफुल अंडर कंडीशंस ऑफ सर्टेनिटी। तो सर्टेनिटी के कंडीशन में ये टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी डिसीजन मेकिंग मतलब बेसिकली हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्या पॉसिबल, क्या नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं, और उसके बेसिस पर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो देखो, The basic premise of this theory is that the behavior of the future is probabilistic and not deterministic। बोल रहा है फ्यूचर प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, ना कि डिटर्मिनिस्टिक के बेस पे, मतलब फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। Various probability are assigned to the state of nature of the basic of available information or subjective judgment and the likely outcomes of the alternative course of action evaluate according to the before a particular alternative is selected। तो बोल रहा है on the basis of the various subjective decisions, ये देखो subjective judgment और the state of nature, मतलब क्या प्रॉब्लम है या क्या हमको चाहिए या क्या हमारा टारगेट है, क्या हमारा रिजल्ट है, उसके बेसिस में हम बहुत सारे आउटकम्स को निकालते हैं, वेरियस ऑल्टरनेटिव को, और फिर बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं, बेस्ट ऑल्टरनेटिव। और एग्जांपल देखो, पे ऑफ मैट्रिक्स और डिसीजन ट्री आर कंस्ट्रक्टेड टू रिप्रेजेंट द वेरिएबल। तो ये दो एग्जांपल है थ्योरी की, पे ऑफ मैट्रिक्स बना सकते हैं, डिसीजन ट्री बना सकते हैं, ये सारी चीजों को प्रोबेबिलिटी को चेक करने के लिए और डिसीजन मेकिंग करने के लिए। गेम थ्योरी क्या बोलता है कि हमको गेम खेलना है, ठीक है। तो इट इज यूजफुल एड टू डिसीजन मेकिंग अंडर कंडीशंस ऑफ कॉम्पिटिटिव राइवलरी और कॉन्फ्लिक्ट। तो जहां पर एक दूसरे के राइवल्स बैठे हो, जहां एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट बैठे हो, वहां पर गेम थ्योरी वर्क करती है। क्यों? क्योंकि भाई गेम के अंदर हम राइवल्स ही होते हैं, एक दूसरे के, हम लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, ठीक है। द एडवर्सरीज इन द कॉन्फ्लिक्ट आर सपोज्ड टू और पार्शियल एक्सपेंस ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पर जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं वो लोग या तो टोटल एक दूसरे के अगेंस्ट में गेन कर लेंगे, या तो पार्शियली एक दूसरे के अगेंस्ट में गेन करेंगे। मतलब एक का लॉस दूसरे का गेन, या दूसरे का लॉस पहले का गेन, या दोनों का लॉस या दोनों का गेन, ठीक है, ऐसा, ठीक है। देयर आर 2 पर्सन, 3 पर्सन और n पर्सन, एक, दो हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, या उससे ज्यादा हो सकते हैं, n पर्सन हो सकते हैं गेम। और यहाँ पर जीरो सम और नॉन जीरो सम गेम खेले जाते हैं। जीरो सम गेम वो है जहां पर एक बंदे का लॉस होगा, दूसरे का प्रॉफिट होगा, एक बंदे का एक माइनस होगा तो दूसरे का एक प्लस हो जाएगा। और नॉन जीरो सम गेम वो होते हैं जहां पर एक बंदे का प्रॉफिट तो होगा पर दूसरे का वहां पर लॉस नहीं होगा, मतलब एक के लॉस में दूसरे का प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है तुम्हारा जेल वाला। देखो, प्रिजनर्स थ्योरी जो है, ठीक है, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है, जहां पर दो लोगों को, मान लो एक्स और वाई को जेल में बंद कर दिया गया, ठीक है, जेल में बंद कर दिया गया, और उनको बोला गया कि अगर तुम दोनों एक्सेप्ट कर दोगे, अगर तुम लोग दोनों जन एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है, कि हमने क्राइम किया है, ठीक है, अगर दोनों नहीं एक्सेप्ट करोगे, नॉन एक्सेप्टेंस, दोनों नहीं एक्सेप्ट करोगे तो दोनों को 2-2 साल की सजा हो जाएगी, एक्स को भी वाई को भी। अगर वाई एक्सेप्ट कर लिया
और एक्स एक्सेप्ट नहीं किया, सॉरी मैं कैसे बना रहा हूं इसको, देखो तो देखो इस सिचुएशन में ये देखो ये y शो कर रहा है ना, ये वाला y शो कर रहा है, ये वाला x शो कर रहा है। तो देखो यहां पर मान लो जैसे y ने एक्सेप्टेंस दे दी और x ने एक्सेप्टेंस नहीं दी, तो x को 10 साल की सजा हो जाएगी और y को तुरंत बेल मिल जाएगी। ठीक है, अगर इस सिचुएशन में दोनों ने एक्सेप्टेंस दे दी तो दोनों को 5-5 साल की सजा हो जाएगी, दोनों को 5-5 साल की सजा हो जाएगी। और यहां पर अगर x ने एक्सेप्टेंस दे दी, x ने एक्सेप्टेंस दे दी और y ने नहीं दी, तो यहां पर x को 0 साल की सजा और y को 10 साल की सजा हो जाएगी। तो ये होती गेम थ्योरी। मतलब देख रहे हो एक जन का गलत डिसीजन, ये मैं थोड़ा सा गलत बना दिया, ठीक है, इसको तुम ऐसे देख लो कि यहाँ पर एक जन की एक्सेप्टेंस और दूसरे की नॉन एक्सेप्टेंस, यहां पर भी एक्सेप्टेंस आएगा, ठीक है। तो एक जन की एक्सेप्टेंस और दूसरे की नॉन एक्सेप्टेंस, ठीक है, कितना मतलब अगर x बोल दिया कि हाँ हमने क्राइम किया है, ठीक है, और y बोल दिया नहीं किया, तो y को 10 साल की सजा और x को बेल मिल जाएगी। अगर y बोल दिया हमने क्राइम किया, x ने बोला हमने नहीं किया, तो y को बेल मिल जाएगी, x को 10 साल की सजा। दोनों बोल दिया हाँ हमने क्राइम किया, तो दोनों को 5-5 साल की सजा, और दोनों बोले हमने क्राइम नहीं किया तो भी दोनों को 2-2 साल की सजा। ठीक है, तो दिस इज गेम थ्योरी। मतलब एक गेन एक लॉस, दोनों गेन दोनों लॉस, दोनों लॉस दोनों गेन, ऐसा हो सकता है गेम थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो समझ में आया तुम लोगों को। मैं एक बार और बताता हूँ कि एक्स बोला नॉन एक्सेप्टेंस, वाई भी बोला नॉन एक्सेप्टेंस, दोनों को 2-2 साल की सजा। एक्स बोला नॉन एक्सेप्टेंस, वाई बोल दिया एक्सेप्टेंस, तो क्या बोलते हैं एक्स को 10 साल की सजा हो जाएगी, वाई को 0। ठीक है, एक्स बोला एक्सेप्टेंस और वाई बोला नॉन एक्सेप्टेंस, तो यहां पर वाई को 10 साल की सजा हो जाएगी, एक्स को 0 जाती, और दोनों अगर एक्सेप्ट कर लिए तो दोनों को 5-5 साल की सजा हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट गेम थ्योरी। मतलब एक जन लूज करेगा एक जन गेन करेगा, दोनों लूज कर सकते हैं दोनों गेन कर सकते हैं। चलो समझ में आया। तो 2 प्रिजनर थे, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूं 2 प्रिजनर थे, ठीक है, एक्स और वाई, दोनों जेल में डाल दिया गया अलग अलग आइसोलेटेड वार्ड में। ठीक है, दोनों एक साथ क्राइम किए थे। ठीक है, तो अगर एक्स और वाई दोनों नॉन एक्सेप्टेंस देते कि नहीं हमने क्राइम नहीं किया है, तो दोनों को 2-2 साल की जेल हो जाती। अगर एक्स बोलता कि नहीं किए हैं क्राइम और वाई बोलता किए हैं, तो एक्स को 10 साल की जेल हो जाती, वाई को 0, क्योंकि वाई ने एक्सेप्ट कर लिया था। अगर सेम सिचुएशन उल्टी होती, एक्स एक्सेप्ट कर लेता वाई नहीं करता, तो वाई को 10 साल की जेल हो जाती, एक्स को 0। और अगर दोनों हाँ बोल देते कि हाँ हमने क्राइम किया है, तो दोनों को 5-5 साल की जेल। तो दिस इज प्रिजनर्स डिलेमा और दिस इज अ गेम थ्योरी का एग्जांपल। ठीक है, तो गेम थ्योरी कुछ ऐसे वर्क करती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूइंग थ्योरी। क्यूइंग थ्योरी, क्यू मतलब क्या होता है? क्यू मतलब होता है लाइन में खड़े होना। क्यू मतलब होता है लाइन में खड़े होना। तो बेसिकली देखो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हॉस्पिटल, बिग डिपार्टमेंट स्टोर आर सम ऑफ द पॉसिबल यूजर्स ऑफ दिस टेक्निक। क्या टेक्निक है ये? इसमें हम लोग सीखते हैं कि कैसे क्यू को, एक लाइन को, जो लाइन में लोग खड़े हैं, अपनी सर्विस का एक सर्वर है और कुछ लोग आए हैं जो लोग सर्विस लेना चाहते हैं। तो इसका तो बेसिकली फॉर्मूला है लैम्डा अपॉन न्यू, लैम्डा अपॉन बस दिस। पर आपके जो सिलेबस है उसमें इतना डेप्थ में नहीं दिया है। लैम्डा अपॉन यू इसका होता है जहां पर लैम्डा रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ सर्विस टेकर, द नंबर ऑफ पीपल who came to take service at a point of time, and the number of service which is provided by the server at a time represent mu। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है कि कितने सर्वर कितनी वेलोसिटी से सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा और सर्विस लेने के लिए लोग कितने स्पीड से आते जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये टेक्निक कौन यूज करता है? क्यू मैनेजमेंट। बेसिकली ये जो है लाइन मैनेजमेंट, लाइन में तुम लोगों की भाषा के लिए बोल रहा हूं ना, लाइन मैनेजमेंट बोलना मत इसको क्यू मैनेजमेंट बोलना। जहां पर एक लाइन लगी रहती है लोगों की, जो लोग सर्विस लेने आए हैं उन लोगों को कैसे मैनेज किया जाता है, वो डिसीजन मेकिंग होती है। ठीक है, तो क्यू मैनेजमेंट से रिलेटेड है। देखो लिखा भी है, द टेक्निक इज डिजाइन टू फाइंड सोल्यूशन टू वेटिंग लाइन प्रॉब्लम फॉर पर्सनल इक्विपमेंट सर्विस अंडर कंडीशन ऑफ इरेगुलर डिमांड। ठीक है, तो इरेगुलर डिमांड के कंडीशन में यहाँ पर वो एक कंडीशन लगा दिया। इरेगुलर डिमांड के कंडीशन में कैसे हम लोग लाइन में खड़े हुए वेटिंग लोगों को, पर्सनल हो चाहे इक्विपमेंट हो चाहे वो सर्विस हो, हम उनको मैनेज करेंगे। द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द ऑप्टिमम वॉल्यूम ऑफ फैसिलिटी टू मिनिमाइज द वेटिंग पीरियड ऑन द वन हैंड एंड द इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड विद द बिल्डिंग अप एंड मेंटेनिंग द फैसिलिटी ऑन द अदर हैंड। तो ये जो स्टडी है वो इससे रिलेटेड है कि हमको एक ऑप्टिमम वॉल्यूम फैसिलिटेट करना है जिससे कि हम लोग वेटिंग पीरियड को कम कर सकें ऑन द वन हैंड, एंड द इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड, जिससे हम लोग ये सारी फैसिलिटी बनाएंगे। कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा बिल्डिंग अप मेंटेनेंस ऑफ द फैसिलिटी में, वो हम डिटरमाइन करेंगे कि कैसे कितना जल्दी हम लोगों को मैनेज कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, और कितनी जल्दी हम बिल्ड अप कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं लोगों को। ठीक है, तो दैट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू क्यूइंग थ्योरी। नेक्स्ट है सिमुलेशन। सिमुलेशन मतलब कुछ नहीं, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होता है जो कंप्यूटर के द्वारा बनाया जाता है
और जहां पर कंप्यूटर डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो देखो, इट इज अ टेक्निक फॉर ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम अंडर सेवरल अल्टरनेटिव कंडीशन इन एन आर्टिफिशियल सेटिंग। ठीक है, when the condition of the environment are very complex and when it is not possible to find out the one best way of doing things, it provided the manager a way out। ठीक है, तो जब इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव निकल के आ रहे हैं, तो वहां पर मैनेजमेंट पागल हो जाएगा। तो मैनेजमेंट को एक अच्छा ऑल्टरनेटिव चूज करने के लिए यहां पर सिमुलेशन हेल्प कर सकता है। द लाइकली बिहेवियर ऑफ इवेंट एंड वेरिएबल इज ऑब्जर्व एंड इवेलुएट इन सिमुलेशन सेटिंग। तो ये जो आर्टिफिशियल सेटिंग तुम क्रिएट करोगे, ये देखो, ये जो आर्टिफिशियल सेटिंग तुम क्रिएट करोगे, यहां पर मैनेजर क्या करेगा, डिफरेंट इवेंट और डिफरेंट वेरिएबल को आपस में इवेल्युएट करते रहेगा। इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, इस वेरिएबल के साथ इसको, तभी कंप्यूटर लग रहा है। सोच रहे हो, लाखों में निकलेंगे ऑल्टरनेटिव, लाखों में, इतने सारे इवेंट है, इतने सारे वेरिएबल है आपस में, बहुत वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल है, तो इतनी सारी चीजों को आपस में इवेल्युएट करके मैनेजर चेक करेगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट की यहाँ पर जरूरत है। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू एक्सपेरिमेंट with various possibility or alternative in a simulated setting rather than natural। तो simulated setting में ज्यादा पॉसिबल है as compared to natural setting, क्योंकि natural setting में इतने सारे alternatives बनाना कि इस वेरिएबल के साथ इसको इवेंट को मैच करो, फिर इस इवेंट के साथ इस वेरिएबल को, which is not possible। तो ये simulated setting यहाँ पर अच्छे से काम करती है। नेक्स्ट है नेटवर्क सेटिंग। नेटवर्क सेटिंग के अंदर तुमको पढ़ना है टू पावरफुल नेटवर्क सेटिंग, जो कि है तुम्हारा PERT एंड CPM। तो देखो, CPM होता है क्रिटिकल पाथ मेथड और PERT होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। अब देखो, मैं सिंपल शब्दों में तुमको बता दे रहा हूं, तुम्हारा सिलेबस बहुत रेस्ट्रिक्ट करके रखा है मेरे को एक पैराग्राफ में, तो आई कैन नॉट डू द होल डिस्कशन हियर। ठीक है, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड भी इंपॉर्टेंट नहीं है और तुम्हारे सिलेबस में भी कॉन्स्टेंट है। तो PERT जो होता है बेसिकली प्रोजेक्ट का, ऐसा प्रोजेक्ट जिसका टाइम अनसर्टेन है, उसको निकालने में प्रोजेक्ट PERT का यूज किया जाता है। मतलब एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हम पहले नहीं किए, दिस इज नॉन रूटीन नेचर। ठीक है, नॉन रिपीटेटिव नेचर का है। ठीक है, ऐसा प्रोजेक्ट जिसका टाइम अनसर्टेन है, मेरे को पता नहीं है। फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो, तो उसमें PERT यूज होता है जहां पर टाइम अनसर्टेन है। जैसे कोरोना की वैक्सीन बन रही है, टाइम अनसर्टेन है, सिर्फ लोग प्रोबेबिलिटी दे रहे हैं तब तक बन जाए, पर किसी को नहीं पता कब तक बनेगा, तो दैट इज PERT। ठीक है, ऐसा प्रोजेक्ट जो नॉन रिपीटेटिव, नॉन रूटीन नेचर का होता है और कितना टाइम लगेगा हमको पता नहीं होता। एट द सेम टाइम CPM डील करता है कॉस्ट और टाइमिंग दोनों से, और दोनों सर्टेन होता है टू सम एक्सटेंट कॉस्ट प्लस टाइम दोनों की एक रूटीन नेचर का जॉब है, रिपीटेटिव नेचर का है। ठीक है, तो उसको करने में PERT बताता है कितना कॉस्ट और कितना टाइम CPM बताता है कितना कॉस्ट और कितना टाइम लग सकता है। तो दिस इज द की डिफरेंस। PERT जो है वो प्रोबेबिलिटी नेचर का होता है, जबकि CPM जो है तुम्हारा फैक्ट के बेसिस पे होता है, प्रीवियस डेटा के बेस पे होता है। ठीक है, तो फैक्ट्स के बेसिस पे होता है, नॉट प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर। ठीक है, तो देखो, प्रोग्राम इवैल्यूएशन विच आर यूजफुल और प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, तो दोनों जो है वो प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल में हेल्प करते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट इन्वॉल्व कंसिडरेबल कॉस्ट एंड टाइम, द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज बोथ by working out a critical path, whereas managerial attention is too concentrated. A diagrammatic network of activity required to completion of a project is required in detail assess their interrelation to segregate sequential activities from simultaneous ones and to estimate the probable time and cost of the completion। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है टाइम एंड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। मतलब ये दोनों भी मेथड के बारे में तुमको अलग अलग नहीं बताया, साथ में बता दिया कि दोनों प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए यूज होता है। दोनों मेथड जो है वो क्या बोलते हैं, एक चेन बना देती है। ये देखो यहाँ पर लिखा है क्रिटिकल पाथ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर नेटवर्क टेक्निक्स, यहाँ पर तुम लोग को पता है PERT CPM का डायग्राम कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है। ये देखो, ये PERT का डायग्राम है, ये देखो ऐसे ऐसे एक नेटवर्क जारी होती है, ये PERT का डायग्राम है, और CPM का डायग्राम ऐसा दिखता है। ये देखो ऐसे, मतलब नेटवर्क जा रही हैं आपस में, किधर किधर भी जाके मिल रही हैं। ये देखो, तो एक नेटवर्क बनाया जाता है और PERT CPM एनालिसिस किया जाती है। अब तुम्हारा सिलेबस कॉन्स्टेंट है तो मैं इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडर्न टेक्निक फॉर नॉन प्रोग्राम डिसीजन। ठीक है, तो नॉन प्रोग्राम डिसीजन के लिए मॉडर्न टेक्निक्स क्या क्या है। देखो, नॉन प्रोग्राम पता है ना, जो कि रूटीन नेचर का नहीं होगा, है ना, जो कि अनस्ट्रक्चर्ड होगा, दैट इज नॉन प्रोग्राम। तो क्रिएटिव टेक्निक, क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर हम लोग क्रिएटिव थिंकिंग हमको यहाँ पर करनी पड़ती है, जिसके लिए हम लोग सॉल्विंग नॉवेल्स, नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स। क्रिएटिव रेफर्स टू द एबिलिटी टू जनरेट न्यू आइडिया, न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग। क्रिएटिविटी मतलब क्या होता है, नया आइडिया डेवलप करना, नई थिंग डेवलप करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नया तरीका निकालना, दैट इज क्रिएटिविटी।
ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग वन ऑफ द क्रिएटिव टेक्निक माना जाता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व यूज ऑफ ब्रेन टू फाइंड आउट डिफरेंट आइडियाज यू कैन सॉल्व फॉर क्रिटिकल प्रॉब्लम। इट इज ग्रुप बेस्ड टेक्निक। मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इन सेशन आर एनकरेज्ड टू थ्रो अप ऑल द पॉसिबल अल्टरनेटिव्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो एक ग्रुप बेस्ड टेक्निक है ब्रेनस्टॉर्मिंग, जहां पर सबको बैठा दिया जाता है एक साथ और बोलते हैं जितने दुनिया के ऑल्टरनेटिव बता सकते हो, प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल दोनों, सब बताओ ताकि हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढ के निकाल सके, ठीक है। द आइडिया मे बी वाइल्ड और इम्प्रैक्टिकल बट दे मे बी लीड टू क्रिएटिव सॉल्यूशन। बोल रहा है इम्प्रैक्टिकल हो सकता है बट एक क्रिएटिव सॉल्यूशन की तरह हमको ये ले जा सकता है, क्रिएटिव सॉल्यूशन की तरफ हमको ले जा सकता है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिव टेक्निक। Employees' participation in management and decision making is often held as an industrial democracy. The participative approach has several positive attributes for problem solving purpose. Involvement of individual and group in decision making improve the quality of decision, foster responsibility, commitment of implementation, enhance the employee motivation, morale. तो सिंपल बोल रहा है डिसेंट्रलाइज्ड इन्वायरमेंट क्रिएट करो जहां पर इंप्लॉइज को भी तुम इन्वॉल्व करोगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। इससे क्या होगा, इंप्लॉइज अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, हो सकता है कोई अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दे, डिसीजन मेकिंग इनहैंस होगी, पॉइंट ऑफ व्यू हमको ज्यादा देखने को मिलेंगे, प्लस इंप्लॉइज का मोरल बूस्ट होगा, मोटिवेशन बूस्ट होगा कि हम लोगों को डिसीजन मेकिंग टेक्निक के अंदर लाया गया, ठीक है। और नेक्स्ट है ह्यूस्टिक। ह्यूस्टिक अप्रोच बहुत सिंपल है, पास्ट कंसिडरेशन फॉर फ्यूचर एप्लीकेशन। सिंपल यही उसका मतलब होता है, तुमको बुक में कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी बता रहा है पर सिंपल हम पास्ट डेटा का यूज करते हैं फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसलिए लिखा है देयर आर ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग कंप्यूटर टू एम्प्लॉय ह्यूस्टिक टेक्निक फॉर सॉल्विंग मेजर प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में हम लोग डेटा स्टोर करके रख सकते हैं और कंप्यूटर में हम डेटा स्टोर करके रखेंगे तो उससे क्या होगा कि हम लोग उस डेटा का यूज करके फ्यूचर फोरकास्टिंग कर सकते हैं फॉर मेजर स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द ह्यूस्टिक टेक्निक, ठीक है। तो देखो इट इज अ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक ऑफ ट्रायल एंड एरर टेक्निक टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑन स्टेप बाय स्टेप बेसिस। स्टेप बाय स्टेप बेसिस क्यों बोल रहा है? क्योंकि हम धीरे 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 पास्ट के डॉट्स को जोड़ते हुए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। इट रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट डिसीजन मेकिंग इज कॉम्प्लेक्स, strategic problem cannot be too rational and systematic. It is bound to be sporadic and fragmented because of information gap, conflict in goals, perverse human behavior and the uncertain nature of the environment. तो बोल रहा है डिसीजन मेकिंग कभी भी रैशनल और सिस्टमेटिक तरीके से नहीं की जा सकती, इसको बहुत ज्यादा डायनेमिक होना पड़ता है। सिंपल शब्द में बोलो तो डायनामिक होना पड़ता है, बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है। फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? इंफॉर्मेशन गैप हो सकती है, गोल्स में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, परवर्स ह्यूमन बिहेवियर हो सकता है, ह्यूमन बिहेवियर तो सबसे डायनामिक है, ठीक है, और अनसर्टेन नेचर ऑफ इन्वायरमेंट हो सकता है, इन्वायरमेंट जो है बार बार चेंज होता रहता है। तो इतने सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है, तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच हम कभी भी नहीं लगा सकते, ठीक है। Certain rule of thumb and history are developed to facilitate transition toward decision making. देखो मैं तो तुम लोग को शुरू में बोला था वही लाइन यहाँ लिखी है कि कुछ रूल ऑफ थंब पहले से बना दिए जाते हैं ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है उस टाइम पे हम लोग के पास एक बेसिक रहे डिसीजन मेकिंग करने का, एक बेसिस रहे डिसीजन मेकिंग करने के लिए। तो दैट इज समथिंग व्हाट वी कॉल ह्यूस्टिक अप्रोच, ठीक है, कि पास कंसिडरेशन को लेके एक बेसिक बना देंगे, एक स्टैंडर्ड बना देंगे और उस स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम डिसीजन मेकिंग थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी पहले से थोड़ा सोच समझ के रखे थे, ट्रायल एंड एरर लगा के रखे थे कि ये प्रॉब्लम आ सकती है। ट्रायल एंड एरर मतलब क्या होता है कि हम तुक्का मार रहे हैं, तो तुक्का लगा के रखे थे ये प्रॉब्लम आ सकती है और उसके लिए एक थोड़ा सा कुछ डिजाइनिंग पहले से करके रखे थे कि ये प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है और उस बेसिस पे हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ठीक है। गाइडेंस फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, वैसे तो तुम लोगों को मैं रीड करने बोलता कि इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग क्या गाइडेंस है, पर मैं एक बार फिर भी दिखा देता हूं ऊपर से। Establishment of multiple decentralized center for managerial decision making and appropriate organization level and delegation of adequate authority along with pinpointing of accountability for making decision making। तो सिंपल सी बात है, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे पहला चीज जो तुम करोगे डिसेंट्रलाइजेशन। क्यों? क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन से जल्दी डिसीजन मेकिंग होती है, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, ब्रेन डेवलपमेंट होता है, न्यू आइडियाज मिलते हैं, इंप्लॉइज मोटिवेशन फील करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्मूथ फ्लो होता है और मैनेजर जो है वो कॉन्सेंट्रेट कर पाता है क्रूशियल डिसीजन मेकिंग में। पहले पढ़ के आए हैं सब कुछ, इसीलिए मैं बोल रहा था। Determination of appropriate decision making workload at each center so as to minimize the possibility of overloading। ओवरलोडिंग काम करने के लिए appropriate decision making authority प्रोवाइड करना, ठीक है। Coordination of various decision making center through communication, consistency and cooperation, ठीक है, तो coordination बैठाना। Establishment of expert advisory staff to provide needed intellectual and professional input of the decision making। decision making के समय intellectual और professional advisor देने के लिए advisory staff का सेटअप करना जो कि expert हो। Formulation and communication of organization objective policy decision rules procedure to serve as guidance to manager in decision making, ठीक है। फॉर्मुलेशन और कम्युनिकेशन करना किसका? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, डिसीजन रूल्स एंड प्रोसीजर, ताकि वो एक गाइडलाइंस की तरह काम करे डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग के टाइम में एक गाइडलाइंस की तरह काम करे ताकि हम लोग जो भी डिसीजन मेकिंग करें वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल, रेगुलेशन, पॉलिसी को कंसिडर करते हुए ही करे,
ठीक है। और डिजाइन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विच इंक्लूड इंफॉर्मेशन कंट्रोल सिस्टम एज टू प्रोवाइड लॉजिस्टिक सपोर्ट टू द मैनेजर। तो ऐसा सिस्टम डिजाइन और इंस्टॉल करना जिससे कि जब जब मैनेजर को इंफॉर्मेशन और कंट्रोल सिस्टम की जरूरत हो, जब जब मैनेजर को कोई डिसीजन मेकिंग करना है तो उसको कोई एसेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत हो, तब तब लॉजिस्टिक सिस्टम जो है वो मैनेजर को वो चीज अवेलेबल करा दे ऑन अ टाइमली बेसिस। तो ये चीज सेटअप करना, तो इससे क्या होगा, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट हो पाएगी। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, और ये चैप्टर खत्म होने के साथ हमारा मैनेजमेंट का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम ग्रुप में विल डिस्कस इन द क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन ऑल्सो। कमेंट सेक्शन में तुम कुछ बेसिक डाउट्स पूछ सकते हो तो मैं तुमको बता दूंगा। अदरवाइज अगर तुमको किसी स्पेसिफिक टॉपिक में डाउट हो तो वो टॉपिक के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना सकता हूं जिसमें मैं इन डेप्थ चर्चा करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कंटेंट इज नॉट सफिशिएंट इन योर बुक कि मैं उसके ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन दे पाऊं। तो हो सकता है कुछ टॉपिक में तुमको स्पेसिफिकली डाउट आ जाए। बाकी जो भी चीजें उसको लर्न कर लेना, रिवाइज कर लेना अच्छे से। मल्टीपल टाइम्स फॉरगेटिंग कर्व की थ्योरी मैं समझा चुका हूं कि कैसे थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसको देखो और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो ताकि एग्जाम में तुमको ये सारी चीजों की प्रॉब्लम ना हो। सो दैट इज ऑल फॉर दिस सब्जेक्ट गाइस। ठीक है, सब्जेक्ट खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।